हेलो स्टूडेंट, मैं कमलेश कुमार रॉय स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आरबीएससी 10th मैथ्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज लाया हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगे। हम टॉपिक वाइज अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आप सभी तरह के क्वेश्चंस को कर लेंगे और आपके एग्जाम्स में काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है दो चरों के रैखिक समीकरण, जिसके अंतर्गत जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ करने वाले हैं और काफी सरल तरीके से इन प्रश्नों को हल करेंगे और आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेंगे एग्जाम्स में। तो यहाँ हमें प्रश्न दे रखा है कि निम्नरेखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है ना, हल कीजिए। तो यहाँ हमें दे रखा है 3x प्लस 4y इजिकल टू दे रखा है कितना 10, 2x माइनस 2y इजिकल टू 2। इसे हमने समीकरण 1 मान लिया और इसे हमने 2 मान लिया। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा है विलोपन विधि से हल करना है, किससे करना है? विलोपन विधि द्वारा इसे हल करना है। तो विलोपन का अर्थ होता है कि उसे गायब करना या हटाना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दो चरों में से किसी एक चर को हटाना है और हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उन चरों को पहले बराबर करना होगा और बराबर करने के बाद जोड़ना या घटाना पड़ता है। तो यहाँ दोनों ही चरों में देख ले तो x का मान भी डिफरेंट है और यहाँ पर y का मान भी डिफरेंट है। लेकिन यहाँ हमें दिख रहा है कि y का मान यहाँ पे 4 है और यहाँ पे y का मान -2 है और ये दोनों ही 2 के गुणांक है। अगर मैं समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दूं और इन दोनों ही समीकरण को आपस में जोड़ दूं, तब ये y जो है वो विलोपित हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। हल के अंदर समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, तो यहाँ हम समीकरण 1 में 2 को जोड़ेंगे, पर उससे पहले हमें क्या करना है, इसके साथ 2 का गुणा भी करना है। तो यहाँ हम इसे लिख लें 3x माइनस प्लस का क्या है 4y और बराबर में 10 दे रखा है। अब हमें इसके साथ क्या करना है, 2 का गुणा करते हुए चलना है। तो यहाँ पे 2 का हम जब गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है, तो 4x, 2 इंटू 2 माइनस का 4y और यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। और अभी हमने यहाँ पे जोड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे y का मान प्लस है और यहाँ पे y का मान माइनस का है। तो जोड़ने पे क्या होगा कि यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलते, लेकिन जब हम घटाते हैं तो ये जब नीचे जो पद आता है समीकरण, उसके चिन्हों को हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो यहाँ पे जोड़ने पर अभी चिन्हों को नहीं बदलना है ना। और यहाँ पे 4y और 4y ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे बाकी संख्याओं को हम क्या करें, बाकी पदों को हम जोड़ लें। तो 3x और 4x ये हो गया हमारे पास 7x और यहाँ पे 10 और 4 ये कितना हो गया 14। x का मान निकालना है तो इस 7 को हम क्या करेंगे, 7 अभी x का गुणज है, तो इस x को हम यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे तो वो वहां पे कहाँ जाएगा, भाग में। कहाँ जाएगा, भाग में। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे गुणे में है और इधर आके भाग में आ जाएगा। अब इसको हम 7 के टेबल से कट करते हैं तो ये 7 पंजा 7 और ये क्या आ जाएगा 7 टू 14। यहाँ x का मान जो प्राप्त हुआ है हमें वो 2 प्राप्त हुआ है। अब इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे हम 1 में रखें चाहे 2 में रखें, उससे हमारा y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, x बराबर 2 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है 3x की जगह हमें क्या रखना है 2 रखना है, प्लस 4y और बराबर क्या दे रखा है 10। 3 को हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 4y बराबर कितना है 10। इस 6 का हमें क्या करना है, पक्षांतरण करना है। तो ये 6 यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 4y बराबर 10 माइनस का 6, 4y 10 में से 6 जाएगा तो कितना 4 बचेगा।
अब y का मान हमें ज्ञात करना है। तो 4 यहाँ पे गुणे में है, तो इधर आके ये क्या होगा, भाग में बन जाएगा। तो 4 के पहाड़े से जब इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, और एक में एक का भाग जाता है, तो y का मान कितना होगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें विलोपन विधि द्वारा इन प्रश्नों को हल करना है। वापस एक बार देख ले कि सबसे पहले दो समीकरण हमें दिए हुए हैं। अगर हमारे पास पहले से ही चर जो है वो आपस में बराबर है तो जोड़ने या घटाने पर, अगर चिन्ह जो है उनके विपरीत हैं तब तो जोड़ने पर, और अगर उनके चिन्ह समान है तब हमें घटाने पर ये प्राप्त होगा, है ना। जिससे हम क्या करेंगे, एक चर को तो हम यहाँ हटा लेंगे और उससे हमें दूसरे चर का मान प्राप्त होगा। अब जो पहले चर का हमने मान निकाला है उसको हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में रख दें तो हमें उससे दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हमें दूसरा प्रश्न दे रखा है कि निम्न रेखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा, है ना, हल करना है। तो यहाँ लिखा है पहला समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11, और दूसरा समीकरण हमें दे रखा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। तो यहाँ पे हमें जो विधि दे रखी है वो है प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले समझना है कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। तो प्रतिस्थापन विधि की बात करें तो यहाँ पे होगा ये कि एक चर को हम दूसरे चर के जगह रखेंगे, यानी एक चर के स्थान पर दूसरे चर का प्रयोग करेंगे, तो वो कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। अब इसको हम हल करते हैं, तो ये इसे मान ले हम समीकरण नंबर 1, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को हल करते हैं और इसको एक चर के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे हल कर रहे हैं हम समीकरण 1 से। तो यहाँ पे समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, पदों को क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो 2x को यहाँ रहने दिया, 3y को हम पक्षांतरण करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 3y। फिर x का मान निकालना है हमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 यहाँ पे गुणे में है, वो कहाँ आ जाएगा, भाग में। तो 11 माइनस 3y बटे में कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारे लिए x का मान हो जाता है, इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब इस x के मान को हम क्या करें, किसी भी समीकरण में रख दें। तो हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो 2 में रखने के बाद इसको देखते हैं कि कितना मान आता है हमारे पास। तो यहाँ पे समीकरण समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान रखते हैं। x का मान है हमारे पास 11 माइनस 3y बटे में 2 माइनस का 4y और बराबर में है माइनस 24। हम क्या करें, 2 का गुणा कर दें। तो यहाँ गुणे में है तो ये 2 से 2 तो कट हो रहा है ना, क्योंकि अंश और हर हम काट सकते हैं बराबर संख्या हो तो। यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24। अब ये दोनों समान पद है और दोनों क्या है, माइनस के हैं। तो यहाँ पे संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ आ गया 11, ये हो गया माइनस का 7y और ये माइनस का 24। अब इस 11 को हम क्या करें, पक्षांतरित कर दें। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 7y, 11 का पक्षांतरण किया तो माइनस 24 और माइनस का 11 हो गया, प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पे हम संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो ये आ गया कितना, 24 और 11 हो जाएंगे 35। दोनों के माइनस की चिन्ह है, तो इस माइनस को हम ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं या माइनस का गुणा कर ले, या फिर इस माइनस 7 को हम लेके जाएंगे तो माइनस से माइनस भी कट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, y का मान हमें निकालना है, तो y बराबर 35। अब 7 यहाँ पे गुणे में है, तो 7 को हम यहाँ पे, है ना, पक्षांतरित करेंगे तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। और 7 के पहाड़े से जब इसको काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 तो पंजे 35, कितनी बार कटा है, 5 बार। तो यानी y का मान यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया है 5। अब हमें y का मान तो प्राप्त हो गया,
3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पे हम y का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है 11 माइनस 3, y का मान हमें प्राप्त हुआ है 5 और नीचे कितना है बटे में 2 है, तो यहाँ आ गया 11 माइनस कितना है 3 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 15 और नीचे है ना हर में कितना है 2 है। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है 11 माइनस 15 करेंगे तो बड़ी संख्या माइनस की है, उसमें से हमने एक छोटी संख्या घटा दी तो कितना आएगा 4 और चिन्ह किसका आएगा माइनस का, नीचे कितना है 2 है, 2 से हमने इसको कट किया है तो कितना आ गया 2, यानी x का जो मान आ गया हमारे पास वो माइनस का 2 प्राप्त हो जाता है। तो इस विधि को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, जहां हम क्या करते हैं एक चर को दूसरे चर के स्थान पर रख देते हैं और फिर उसका मान निकालते हैं, तो ये विधि हमारी कहलाएगी प्रतिस्थापन विधि। दो रैखिक समीकरण को हल करने की जो अगली विधि है हमारी वो है वज्र गुणन विधि, और जिसके अंतर्गत ये प्रश्न यहाँ दिया गया है। वज्र गुणन विधि में क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो बहुत से बच्चों को याद नहीं रहता है, लेकिन यहाँ हम सीखेंगे कि आसान तरीके से इस सूत्र को हम याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सवाल में दे रखा है 2x प्लस वाई बराबर 5 और यहाँ दे रखा है 3x प्लस वाई बराबर 8। तो हमें पता है कि रैखिक समीकरण का जो रूप होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का रूप होता है ना। तो यहाँ पे इसे हम समीकरण 1 मानेंगे और इसे 2, तो यहाँ पे जो ये गुणांक है इसके वो हो जाएंगे a1 b1 c1 और a2 b2 और c2। तो सबसे पहले तो क्या करें इसको इस रूप में बदल देते हैं, क्योंकि ये c का जो मान है वो पक्षांतरण के उस तरफ है, मतलब बराबर के उस साइड है, तो हमें पहले तो इस तरफ लेके आना है सभी पदों को एक साइड। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि इन सभी पदों को एक तरफ कर दिया, तो यहाँ 2x प्लस वाई, अब 5 को इधर लेके आएंगे तो वो प्लस का बन जाएगा माइनस और बराबर क्या है 0 है। इसी तरीके से इस समीकरण में भी 3x प्लस 2y और 8 को हमने पक्षांतरित कर दिया तो यहाँ आ गया 8 बराबर 0। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। यहाँ पे जो x के साथ गुणांक में है वो a1 होगा, ये इसके साथ जो गुणांक में होगा वो a2 होगा, ये c1 होगा और यहाँ से a2 b2 और c2 प्राप्त होगा। अब हमें देखना है कि वज्र गुणन विधि में जो सूत्र बनता है वो कैसे बनता है ना। तो वज्र गुणन विधि में यहाँ पे हम देखते हैं वज्र गुणन विधि, तो बहुत से बच्चों को ये फॉर्मूले याद नहीं होते, तो उसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि यहाँ हम लिख दें x, यहाँ लिख दें y और यहाँ पे 1 यानी अचर के लिए लिख दें। तो अब x का गुणांक होता है a1 और a2, तो a1 और a2 को छोड़ के उसके अलावा जो हमारे पास गुणांक है y और किसका y और अचर पद का वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं b1 और b2, यहाँ हमने लिख दिया c1 और c2। अब y की बात करेंगे तो y का गुणांक होता है b, है ना, तो b1 और b2 को नहीं लिखना है, उसके अलावा जो है तो यहाँ c1 c2 पहले से ही लिखा हुआ है, तो बाकी जो गुणांक बचता है वो है हमारा a1 और a2। अब अचर पद की बात हो रही है तो अचर पद में गुणांक क्या है c, तो यानी c1 और c2 को नहीं लेना है, उसके अलावा तो यहाँ a1 a2 है और हमें क्या लेना है b1 और b2। अब फॉर्मूले में क्या बनेगा और कैसे बनेगा वो हम समझते हैं। तो वज्र गुणन विधि को हम है ना उसको कैंची गुणा भी बोलेंगे, जैसे कैंची जो चलता है हमारा इस तरीके से है ना ऐसे क्रॉस में, तो हम है ना ऊपर वाले का नीचे से गुणा करते हैं, नीचे वाले का ऊपर से गुणा करते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी हम ऊपर वाले का नीचे और नीचे वाले का ऊपर गुणा करेंगे, सेम काम हम यहाँ भी करेंगे इस तरीके से। अब इसको लिखा कैसे जाता है उसे भी हम समझते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे x यहाँ ऊपर लिखना है और उसके नीचे लिखना है कि हमने फर्स्ट वाले को गुणा कैसे किया, b1 को हमने गुणा किया है c2 से, b1 इंटू c2 और बीच में माइनस आएगा, बीच में क्या आएगा
माइनस। अब हम नेक्स्ट को गुणा करते हैं, तो यहाँ पे है B1 का C2 से, नहीं B2 का C1 से, बराबर। y की बात हो रही है, तो y की हम ऐसे बात करेंगे, यहाँ पे जो ये गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे है क्या, C1 का हम कर रहे हैं गुणा A2 से, फिर माइनस C2 का हम गुणा करेंगे A1 से, C2 इंटू A1 आ गया। अब अचर पद की बात करते हैं, अचर पद कितना है 1, और गुणा किस किस का हो रहा है, A1 का B2 से, A1 का B2 से, माइनस A2 का B1 से, तो A2 का हमने B1 से यहाँ गुणा कर लिया। और यही जो फॉर्मूला बना है वो वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला बना है हमारा वो वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला है। अब हम यहां से क्या करेंगे, A1 B1 और C1 निकाल लेंगे और उन मानों को हम क्या करेंगे, इसके अंदर रख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले A1 B1 और C1 निकाल लें। तो यहां से A1 कितना आ रहा है, वो है 2, B1 कितना है, तो y के साथ जब भी कोई संख्या नहीं दिखती है तो उसके साथ 1 होता है ना। जब भी किसी चर के साथ अगर कोई संख्या नहीं नजर आए, है ना, क्योंकि 1 को हम लिखे या ना लिखे एक ही बात है, कब, जब वो गुणे में हो, क्योंकि जब भी हम किसी संख्या के साथ 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे y के साथ क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1। C1 की बात करते हैं, तो C1 में कितना है, माइनस का 5। इसी तरीके से यहाँ पे A2 की बात करें तो A2 है कितना, 3। B2 की बात करते हैं तो B2 है y, और C2 की बात करें तो वो कितना है, माइनस का 8। अब इन सभी मानों को हम क्या करें, इस समीकरण या सूत्र में रख देते हैं, है ना। तो यहाँ x के लिए क्या बनता है, देखो x के लिए यहाँ बना हमारा B1 कितना है, 1 इंटू, फिर क्या है C2, तो C2 का मान हमारे पास है माइनस का 8, तो माइनस का 8 है, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। फिर क्या है, माइनस B2 इंटू C1, B2 इंटू C1, B2 कितना है 2 इंटू C1 कितना है, माइनस का 5, हमने यहाँ पे माइनस में लिख दिया, बराबर। फिर y के लिए लिखना है ना, तो y के लिए क्या आ रहा है, C1 इंटू A2, C1 इंटू A2, तो C1 है हमारा माइनस का 5 और A2 कितना है हमारा 3, तो 3 से गुणा कर लिया। अब नेक्स्ट है C2 इंटू A1, तो C2 है हमारे पास माइनस का 8 और इंटू A1, A1 है हमारे पास 2, बराबर। अचर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, A1 A2, A1 B2, तो A1 का मान है यहाँ पर 2 और B2 का मान है हमारे पास 2, माइनस A2 इंटू B1, A2 का मान है 3 और B1 का मान है हमारे पास 1। तो यहां हम अब इन सभी को हल कर ले तो क्या आ रहा है, x बराबर, अब -8 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 8, क्योंकि जब भी हम प्लस की संख्या को माइनस से गुणा करते हैं, माइनस की संख्या से, तो वो माइनस में ही आता है। अब यहाँ पे माइनस है सूत्र का, और यहाँ पे पहले संख्या में भी क्या है, माइनस है, तो जब माइनस माइनस आपस में गुणा होंगे तो वो प्लस बन जाते हैं। तो 2 इंटू 5 कितना होगा, 10, और माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस। यहाँ पे y 5 इंटू 3 करेंगे 15, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 इंटू 2 हो जाएंगे यहाँ पे 16, 1 बराबर 2 इंटू 2 यहाँ हो गए 4, और 3 इंटू 1 यहाँ पे कितना हो गया, 3। अब इन सभी को हम क्या करें, घटा ले, है ना, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस होगा तो क्या होता है, माइनस होता है। तो 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 2, फिर y बटे 15 माइनस का है और 16 प्लस का है, तो यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का 1, यहाँ पे 1 बटे क्या है, 4 माइनस 3, तो 4 में से 1 घटा दे तो कितना आएगा, 1। अब इसको हल करते समय हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से इसको हल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि एक बार तो हम क्या करेंगे, x का, है ना, जो x वाला पद है यहाँ पे उसको हम बराबर में रखेंगे क्या, अचर पद के साथ। फिर नेक्स्ट टाइम हम वापस क्या करेंगे कि इस y वाले को भी, y का जब मान निकालना होगा तो उसको हम अचर पद के साथ रखेंगे। तो यहाँ दोनों को ही हम अचर पद के सामने रखेंगे और x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे
थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो यहाँ हम देख लेते हैं। इसको हम यहाँ हल करते हैं तो x क्या आ रहा है, x/2 बराबर में कितना है, 1/1 है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका हम इधर और इसका इधर। तो x का 1 से होगा तो 1 हो जाएगा, x हो जाएगा, और 2 का 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया 2। अब ऐसे ही y का करेंगे तो y बटे कितना है, 1, और बराबर में है 1/1, है ना। अब इसका भी वापस क्रॉस करना है हमें, तो ये आ गया क्या, y बराबर 1। तो इस तरीके से हमें x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रश्न में हमें दे रखा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। यानी हमें क्या करना है, इसका जो मानक रूप होता है दो चरों के रेखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0, उस रूप में इसको देखना है, और वहां से हमें क्या निकालना है, a1 b1 c1 a2 b2 और c2, और उनका अनुपात बनाना है, और हमें अनुपात निकालकर ये देखना है कि क्या उसका हल संगत है या नहीं। तो उसको निकालने से पहले जो प्रतिबंध बनते हैं इनके अनुपातों से, उन तीनों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में क्या बनता है वो एक देख लेते हैं। अगर a1/a2 बराबर नहीं है, b1/b2 बराबर नहीं है, c1/c2, उस स्थिति में क्या होता है कि जो रेखा बनती है वो बनेगी प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, है ना। क्योंकि दो समीकरण है तो दो रेखाएं बनेगी, और दो रेखाएं बनेगी तो वो आपस में क्या होंगे, इस तरीके से बनेंगे कि वो एक दूसरे को काटते हुए निकलेंगे। तो इस स्थिति में हल कितना होगा, क्योंकि वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो किसी न किसी एक ही बिंदु पर वो मिलेगी, है ना। बस एक बिंदु के अलावा वो वापस कभी नहीं मिलेगी। तो इसका हल होता है अद्वितीय हल। क्या होता है, अद्वितीय हल, यानी इस एक हल के अलावा और कोई दूसरा हल नहीं होगा, और जिसका हल निकलता है वो क्या होता है, संगत हल। अब इसमें दूसरी कंडीशन या प्रतिबंध क्या बनता है वो हम देख लेते हैं कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2। इस स्थिति में क्या होता है, रेखाएं बनती है समांतर। क्या बनती है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती है, यानी ऐसी दो रेखाएं जो, है ना, जिनका अंतर क्या हो, हमेशा बराबर हो, और वो आपस में कभी नहीं मिलती। अब जब दो रेखाएं आपस में कभी मिलेंगे नहीं तो उसका हल नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे इसका हल नहीं होता, कोई हल नहीं। और जिसका हल नहीं होता है वो क्या होता है, असंगत, है ना, असंगत हल। इसमें जो तीसरा प्रतिबंध बनता है उसमें होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2। इस स्थिति, है ना, इस वाले प्रतिबंध में जो रेखा बनेगी वो बनेगी संपाती, संपाती रेखाएं। अब संपाती रेखाएं क्या होता है, तो संपाती रेखा वो होगी जो, मान लो ये एक रेखा है और दूसरी जो रेखा जाए वो भी इसी के ऊपर से गुजरते हुए जाए, यानी जो दोनों के बिंदु होंगे वो आपस में क्या होंगे, समान होंगे। यानी जो दूसरी रेखा भी जा रही है वो उसी के ऊपर से होते हुए गुजर जाएगी, वो क्या होगी, संपाती रेखाएं। अब ये दोनों जब एक ही रेखा से गुजर रही है तो इसके हल तो कितने सारे होंगे, अनेक होंगे, क्योंकि ये तो सभी बिंदुओं पे समान चल रही है। तो यहाँ पे हल होंगे इसके अनेक हल, और क्योंकि इसका हल प्राप्त हो रहा है हमें तो ये क्या हो जाएगा, संगत, संगत हल।
तो ये तीन प्रतिबंध है ना, सभी रेखिक समीकरण की बात करेंगे, दो चरों के रेखिक समीकरण की, तो उसमें ये तीन प्रतिबंधी बनते हैं, जहां पे या तो रेखाएं प्रतिच्छेदी यानी एक दूसरे को काटते हुए चलेंगे, दूसरा कंडीशन है समांतर रेखाएं, जब दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर हो, वो मिलते ही नहीं है आपस में, तो उसका हल भी नहीं निकलता है। तीसरी कंडीशन जो बनती है वो होती है संपाती रेखाएं, यानी एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर से ही गुजरती है, तो उसके अनेक हल होते हैं, और हल क्या होता है, संगत, यानी जिसका हल निकलता है वो संगत होता है, और जो हल नहीं, यानी जिसका हल नहीं निकलता वो असंगत होता है, और वो कंडीशन खाली समांतर रेखाओं के अंदर ही आता है, जहां पर उसका कोई हल नहीं होता है। तो इस प्रतिबंध को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, 1 नंबर के क्वेश्चन में, 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आते हैं। तो यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। तो पहली कंडीशन ही अगर b1/b2 बराबर नहीं है तो हमें यहाँ निकालने की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि c1/c2 अगर यही बराबर नहीं है तो फिर आगे वाली की तो बात ही नहीं करेंगे, तो वहां पे प्रतिच्छेदी रेखा हो जाती है। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2, अगर ये दोनों बराबर है और तीसरा जो दे रखा है अनुपात वो बराबर नहीं है, तो क्या बनेगा, समांतर रेखाएं। और तीसरी कंडीशन में अगर तीनों ही अनुपात बराबर है तो वहां पर संपाती रेखा बनती है और उसके अनेक हल होते हैं। अब इस प्रश्न को हम इसके आधार पे हल करेंगे। तो यहां हमें दे रखे हैं दो समीकरण। अब इन दो समीकरणों को पहले हम क्या करें, इस रूप में बना दे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, है ना, क्योंकि ये दो चरों के रेखिक समीकरण का मानक रूप है। तो इस रूप में बनाने के लिए पहले हमने इसको, है ना, क्या कर दिया, 5 को इधर पक्षांतरण कर लिया, तो ये क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस 5 को इधर ले लिया, बराबर क्या है 0, समीकरण 1 मान लेते हैं। इधर की बात करें तो ये क्या होगा, 2x माइनस 3y, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 7 बराबर 0 हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों को, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब इन दोनों से हम क्या करें, तुलना करके a1 b1 और c1 निकाल लें, और यहां से a2 b2 और c2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे a1 का मान निकालते हैं तो कितना आ रहा है 3, b1 का मान निकालते हैं तो यहाँ आ गया 2, c1 का मान हमने यहाँ निकाल लिया तो क्या आ गया, माइनस का 5। इसी तरीके से यहाँ से हम a2 का मान निकालें तो वो कितना आ गया 2, b2 का मान निकाले तो माइनस का 3, c2 का मान निकाल देते हैं, माइनस का 7 आ गया। अब हमें क्या करना है, अनुपात बनाने। तो सबसे पहला अनुपात हमें बनाना है क्या, a1/a2। a1 हमारे पास 3 है और a2 कितना है, 2 है, क्योंकि ये दोनों ही संख्या है ना अलग है, और 3 तो क्या है, दोनों है ना, दोनों ही अभाज्य संख्या है, तो ये आपस में नहीं कटेंगे। फिर हम b1/b2 को निकालते हैं। तो b1 यहाँ पे हमें दे रखा है 2 और b2 हमें दे रखा है माइनस का 3। अब यहाँ देखो 3/2 है और यहाँ 2/-3 है, तो ये दोनों अनुपात बराबर नहीं हुए, यानी कंडीशन जो हमारी बन रही है वो क्या है, अतः क्या बन रहा है यहाँ पे, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। और तीसरे को भी देख लें अगर, तो क्या आता है c1/c2, तो यहाँ पे क्या है -5 और -7, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों अभाज्य संख्या है तो यहाँ तो ये कटेंगे नहीं, तो ये भी क्या हो रहा है हमारे पास c1/c2, है ना, बराबर नहीं है। ये प्रतिबंध कब बनता है, जब रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेद, क्या होता है, प्रतिच्छेद। तो यहाँ पे हमें तो पूछा क्या है कि युग्म संगत है या असंगत है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी बनेंगी तथा इसके हल या इसका हल अद्वितीय अद्वितीय और संगत होगा।
तो इस प्रश्न में देख लिया हमने सबसे पहले क्या किया, यानी जो दो समीकरण हमें दे रखे थे उसको हमने मानक रूप में चेंज कर लिया, यानी बराबर के इस तरफ जो भी पद थे उसको हमने इधर पक्षांतरण कर लिया। इससे हमें प्राप्त हो गया क्या कि 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, और इधर आ गया 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब यहाँ हम क्या करेंगे, तुलना करके a1 b1 और c1 का मान निकालेंगे, यहाँ पे a2 b2 और c2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ मान निकालने के बाद हमने फिर क्या कर दिया कि a1 a2 का अनुपात निकाला है, b1 b2 का अनुपात निकाला है और c1 c2 का अनुपात निकाला है। और यहाँ पे हमने देखा कि a1 a2 का जो अनुपात है वो b1 b2 के अनुपात के बराबर नहीं है और c1 c2 के अनुपात के भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है वो क्या है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो इस प्रतिबंध के बनने पर रेखाएं कौन सी बनती है, प्रतिच्छेदी बनती है, और जब रेखा प्रतिच्छेदी बनेगी तब उसका हल जो होगा वो अद्वितीय यानी एक ही हल होगा, और जब किसी का हल होता है तो वो क्या होता है, संगत होता है ना। तो यहाँ पे संगत हल होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी के पेपर में देखा जाए तो वो रिक्त स्थान के रूप में भी आ सकता है, 2 नंबर के प्रश्नों में भी आ सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न में हमें दे रखा है कि निम्न रेखिक समीकरणों को लेखाचित्र यानी कि ग्राफ द्वारा हमें क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पे हमें ग्राफ का यूज करना पड़ेगा, और उसको ग्राफ में बनाने के लिए, प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ही समीकरणों से x और y के दो मान निकालेंगे, जिससे क्या होगा कि हम रेखा को बना सकें। तो यहाँ हम हल करते हैं, ये समीकरण है ना, एक है हमारा और ये है समीकरण नंबर 2। पहले हम समीकरण 1 से इसको करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया कि x के लिए अगर इसको लिखें तो क्या आएगा, 3y को हमने पक्षांतरित कर दिया तो 6 माइनस का 3y। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे y के मान को रखना है, यानी हम अपनी इच्छा अनुसार मानते हुए y का मान रखेंगे और x का मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर y बराबर 0 को, है ना, निम्न समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर 6 माइनस 3 इंटू वाई बराबर 0 आ जाएगा। अब जब भी किसी संख्या का 0 से गुणा होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, है ना। y बराबर हमने 0 रखा था तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो एक मान हमारे पास आ गया। अब दूसरा निकालते हैं। तो y बराबर यहाँ पे 1 रखते हैं, तो 1 रख के देखते हैं तो क्या आ रहा है, 1 को समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहां आ जाता है x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 1। अब 3 का जब 1 से गुणा होगा तो 3 आएगा। तो 6 माइनस 3 बराबर x का मान जो आ गया हमारे पास वो है 3। कितना आ गया, 3। यानी y बराबर 1 पे x का मान कितना आ गया, 3। तो इसके लिए हम एक सारणी यानी टेबल बना ले। क्या आ गया, x और यहाँ y, यानी y का मान हमने क्या रखा था फर्स्ट में, y का मान हमने फर्स्ट में 0 रखा है तो x का मान प्राप्त हुआ हमें 6। y का मान 1 रखा है तो x का मान प्राप्त हुआ हमें 3। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड वाले समीकरण के लिए भी बनाएंगे। तो सेकंड वाले में हम क्या करें कि -3y को पक्षांतरित कर दें, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 12, है ना, 12, 3y उधर गया तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3y। अब x के लिए निकालना है तो 2 को भी हमें पक्षांतरित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, x बराबर 12 प्लस 3y बटे में कितना है, 2 आ गया। अब इसमें हम वापस क्या करेंगे, y के मान को प्रतिस्थापित यानी रखेंगे इसके अंदर, और क्या करना है फिर जोड़ के, अगर है ना, जोड़ के और क्या करेंगे,
2 का भाग देंगे। तो y बराबर 0 भी रख सकते हैं, तो y बराबर 0 रखने पर या फिर प्रतिस्थापित ही लिख दो, y को समीकरण y बराबर 0 को समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x बराबर क्या होगा 12 प्लस 3 इंटू 0 करेंगे और नीचे क्या है 2, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि 12, 3 का 0 से गुणा होगा तो वो तो 0 ही आएगा, तो 12 बटे क्या आ गया 2, और इसको हम कट करेंगे 2 एकम 2 और 2 छंग 12, यानी कितना आ गया 6, यानी x का मान हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। कब आया, जब हमने y बराबर 0 रखा था। अगेन हम वापस करते हैं इसको, तो क्या आएगा y बराबर 1 रखेंगे, तो 1 रखने पे दिक्कत ये आएगी कि ये 3 एकम 3 होगा और 3 और 15 कितना आएगा, है ना, 3 और 12 करेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो वो भिन्न में संख्या है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम ग्राफ में बनाएंगे तो उसे थोड़ा सा पॉइंट बनाने में दिक्कत आएगी, तो हमें ऐसी संख्या लेनी है कि ये जिसमें क्या हो कि पूरी 2 का, है ना, 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यहाँ हम y का मान 2 रख लेते हैं, तो 2 रखा हमने, 2 रखने पर, है ना, y बराबर 2 को समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर तो क्या आ रहा है x बराबर 12 प्लस 3 इंटू 2 और नीचे क्या है बटे में 2 है, 12 और 3 को हम 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6 और बटे में कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 18, 18 बटे कितना है 2, इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा 9, यानी x बराबर जो हमें प्राप्त हो गया वो कितना आ गया 9। कब, जब हमने y बराबर क्या रखा है 2 रखा है। तो इसके लिए भी हम टेबल बना ले, क्या आ रहा है x y बराबर 0 रखा है तो कितना आया है 6, y बराबर 2 रखा है तो हमारे पास मान कितना आया x का 9 आया है। अब इसे हमें क्या करना है ना, ग्राफ पे प्लॉट करना है, यानी ग्राफ पे बनाना है, तो हम इसे बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें पता है 2 अक्ष होते हैं x और y, और यहाँ पे दोनों ही मान क्या आ रहे हैं प्लस में आ रहे हैं, तो यहाँ हम क्या करें, है ना, दोनों ही मान प्लस में आ रहे हैं, तो ये वाला भाग हमें क्या चाहिए, दोनों प्लस के बड़े भाग चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ये होता है y, ये y माइनस, और ये क्या होगा माइनस का x, और ये पता है हमें मूल बिंदु होता है तो इसको हमने O मान लिया, है ना, मूल बिंदु हो गया। अब यहाँ पे हम लोड कर ले तो क्या आएगा, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसी तरीके से y पे भी बना ले हम 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3, यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4, ठीक है ना। तो अब ये 2 समीकरण हमें दे रखे हैं, ये समीकरण 1 का टेबल दे रखा है, ये समीकरण 2 का दे रखा है, तो हम पहले वाले के लिए रेखा बनाए तो क्या दे रखा है x पे 6 और y पे 0, तो x पे 6 यानी x अक्ष की बात कर रहा है, तो x पे 6, यहां से हमें कहा आना है 6 पे, और y पे 0, तो हमें पता है कि x अक्ष पे जो y का मान होता है वो 0 होता है, x अक्ष के ऊपर y का मान क्या होता है 0, यानी वो जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा हमारा x अक्ष के ऊपर। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा कि x के ऊपर 3 और y का 1, यानी x का 3 और y का 1, तो ये लगभग यहां बनेगा हमारा यहाँ पे,
तो आप लोगों के पास तो ग्राफ होगा, उसमें लाइनिंग बनी होती है, तो वहां वो सीधी ही लाइनिंग बनेगी, है ना। तो अब इन दोनों को हम क्या करें, मिला देते हैं। क्या करें, इन दोनों को हम मिला दें। तो ये यहां से जा रहा है, इस तरीके से जाएगा। ये थोड़ी टेढ़ी लाइन बन गई है यहाँ, ठीक है। तो आप लोगों के ये यहाँ पे एकदम सीधी लाइन गुजरेगी। अब सेकेंड वाली लाइन बनाए हम, तो वो बनेगा हमारे पास क्या है, 6 और 0, तो वो भी पॉइंट यही बन रहा है। फिर एक्स पे क्या है 9 और वाई पे 2, एक्स पे 9 और वाई पे 2, लगभग इस जगह बन रहा है वो पॉइंट। और इसको हम यहां से मिला लें, तो इस तरीके से वो लाइन बनेगी हमारी, है ना। अब ये दोनों कौन से समीकरण की रेखाएं हैं, उसको हम यहां लिख देते हैं। ये है हमारे पास x प्लस 3y बराबर 6, और यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, 2x माइनस 3y बराबर में क्या है 12 है। यानी ये जो पॉइंट बना है हमारे पास, वो क्या आ रहा है 6,0। क्या आ रहा है 6,0। अब हमें इसमें पैमाना भी मानना पड़ता है, तो यहां हम क्या करें, पैमाना लिख दें। क्या आएगा, पैमाना, ठीक है। तो पैमाना में हमें क्या करना होता है, दो अक्ष है हमारे पास x और y, तो यहाँ पे लिखें x अक्ष, है ना। और एक एक खंड बना होता है, तो वो पूरा एक खंड 1 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ पे तुम एक खाना, कितना, एक खाना, है ना, खाना या खंड बोलो एक ही बात है, या 1 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं उसे। तो किसके बराबर है, एक इकाई, इकाई कुछ भी हो सकती है ना, मीटर सेंटीमीटर जो भी हो। वाई अक्ष की बात करें, तो वाई पे भी हमने कितना अंतर लिया है, एक एक का अंतर है, इधर भी एक एक का अंतर है। तो यहाँ पे भी वापस वही, एक खाना बराबर क्या आ गया, एक इकाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस बिंदु पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके लिए हम लाइन लिख देते हैं। अतः रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण x प्लस 3y बराबर 6 तथा क्या है 2x माइनस 3y बराबर 12 बिंदु 6,0 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, या फिर कह सकते हैं मिलते हैं। ये हमारा यहाँ पे हल कंप्लीट हो जाता है।